नमस्कार, मैं हूं वैशाली गोगिया और आप देख रहे हैं न्यूज ढानी। चलिए अब रुख करते हैं आज की प्रमुख खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, जिसमें दोनों देशों ने समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि सिर्फ सैन्य संघर्ष से ही कोई समस्या हल नहीं हो सकती है, चाहे वो यूक्रेन हो या फिर मिडिल ईस्ट, और भारत सदैव ही शांति प्रयासों का समर्थन करता रहा है। दोनों नेताओं ने डिजिटलाइजेशन, सस्टेनेबिलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, 6G, स्वच्छ ऊर्जा और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे हाईटेक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर अपनी सहमति भी जताई और भारत फिनलैंड संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक आगे बढ़ाने की इच्छा जताई। मोदी ने कहा कि प्रस्तावित भारत यूरोपियों की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग को मजबूत करेगा। स्टब का ये 4 दिवसीय भारत दौरा व्यापार, निवेश, उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से है। भारत का महत्वपूर्ण पार्टनर है। हम फिनलैंड के साथ मिलकर आर्कटिक और पोलर रिसर्च में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं। एक हेल्दी प्लेनेट हमारी साझी प्राथमिकता है। हमें बहुत खुशी है कि इस वर्ष फिनलैंड के साथ हम भारत में वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम होस्ट करने जा रहे हैं। इससे सस्टेनेबिलिटी के हमारे प्रयासों को नई गति और नए विचार मिलेंगे। फ्रेंड्स, भारत और फिनलैंड दोनों रूल ऑफ लॉ, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि केवल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता। यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक ही नहीं, अर्जेंट भी है। फिनलैंड नॉर्डिक क्षेत्र में भारत का महत्वपूर्ण पार्टनर है। हम फिनलैंड के साथ मिलकर आर्कटिक और पोलर रिसर्च में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं। एक हेल्दी प्लेनेट हमारी साझी प्राथमिकता है। हमें बहुत खुशी है कि इस वर्ष फिनलैंड के साथ हम भारत में वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम होस्ट करने जा रहे हैं। इससे सस्टेनेबिलिटी के हमारे प्रयासों को नई गति और नए विचार मिलेंगे। फ्रेंड्स, भारत और फिनलैंड दोनों रूल ऑफ लॉ, डायलॉग। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को राज्यसभा चुनाव के लिए विधानसभा में जाकर अपना नामांकन दाखिल कर दिया। उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा, शिवेश कुमार और अन्य एनडीए नेता मौजूद रहे। नामांकन से पहले नीतीश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, उनका हमेशा से ही यही सपना था कि वो बिहार विधानमंडल और संसद के दोनों सदनों के सदस्य बने और इस बार वो राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं। इसके खिलाफ तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी ने बिहार में महाराष्ट्र का मॉडल तो लागू कर दिया और नीतीश कुमार को मजबूर किया, जिससे कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर सवाल उठते हैं। वहीं पर जेडीयू कार्यकर्ता नीतीश के राज्यसभा जाने का विरोध जताते हुए सीएम हाउस और पार्टी दफ्तर में हंगामा और तोड़फोड़ कर दी गई। नहीं चाहती है कि कोई ओबीसी समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित आदिवासी समाज जो लीडर है या सामाजिक न्याय की जो बात करता है, मौलिकता की जो बात करता है, उसको ये भाजपा को टिकने नहीं देना चाहते। हम जानते हैं उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, हर जगह जो है ये ऐसे सीएम चुनते हैं भाजपा, भले ही ओबीसी समाज के हो, लेकिन रबर स्टैंप वाला जो सीएम जो है भाजपा जो चुनती है।
कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए ईरान अमेरिका युद्ध पर अपनी चिंता भी जताई। उन्होंने कहा कि लगातार हो रही हिंसा का जल्द ही अंत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से ही निष्पक्ष और समझदार कूटनीति पर कायम रहा है और किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं किया और या फिर विरोध करना हमारी नीति कभी रही ही नहीं है। पायलट ने अमेरिका के द्वारा समुद्री जहाजों पर किए गए हमलों पर सरकार की चुप्पी को भी गलत कहा और कहा कि भारत को अपने क्षेत्र और नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपना एक स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूरोप में जैसे छोटे देश हैं वो भी सही और गलत को खुलकर उस पर बात करते हैं, लेकिन अब भारत को भी अपने विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय को एक्टिव करना होगा। साथ ही उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के राज्यसभा जाने पर सवाल भी उठाया और कहा कि जनता को स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। पायलट ने खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि सरकार को हर संभव संसाधन लगातार नागरिकों को सुरक्षित लाना चाहिए। यही हमारे देश के नागरिकों की, हमारे देश की सरकार की प्रमुख भूमिका होनी चाहिए। पहली बात, जो लगातार हिंसा हो रही है, मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द इसमें अंत होगा और जो नुकसान जान माल का हो रहा है उस पर विराम लगेगा। जो घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बदला वो हम सबके सामने है। भारत ने हमेशा एक निष्पक्षता का व्यवहार रखा है और पूरी दुनिया में भारत की पोजीशन हमेशा एक समझदार, संजीदा और एक बड़े मैच्योर राष्ट्र की रही है। उस पर हमें कायम रहना चाहिए। किसी भी एक पक्ष का समर्थन या विरोध करना हमारी कभी कूटनीति का उद्देश्य नहीं रहा है। अब खबर बारा के किलवाड़ा से है, जहां पर गोवर्धन खंडेला गांव में खेत में खड़ी हुई गेहूं की फसल में अचानक से आग लग गई, जिससे कि करीब 5 बीघा गेहूं जलकर राख हो गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने के कारणों का कहा जा रहा है कि बिजली के तारों में थोड़ी सी स्पार्किंग हुई। घटना के दौरान मौके पर गांव के कई लोग मौजूद थे और उन्होंने आग पर काबू पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक किसान की सारी मेहनत से तैयार की गई सारी की सारी फसल जलकर खाक हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि कुछ ही दिनों में ये फसल पककर घर जाने वाली थी। इससे आग लगने के बाद से किसान को जो भारी नुकसान हुआ है वो वाकई में काफी ज्यादा पीड़ादायक है। खबर कोटपुतली के विराटनगर से है, जहां क्षेत्र के मेड़ कस्बे की झाड़ोदिया ढाणी में बुधवार शाम भीषण आग लग गई, जिसमें सत्यनारायण मीना के परिवार को भारी नुकसान भी हुआ। उनको 2 कच्चे छप्परों में अचानक अज्ञात कारणों से उनके घर में आग लगी और कुछ ही देर में उस आग ने बहुत ही गंभीर विकराल रूप धारण कर लिया। इस आग में करीब 25 मन चारा, गेहूं की बोरियां, खाद्य सामग्री और घरेलू सामान भी जल गया। स्थानीय लोगों ने कहा है कि आग इतनी ज्यादा जोर से फैली कि परिवार को सामान बाहर निकालने तक का भी समय नहीं मिला। अचानक उठी लपटों और घने धुएं से पूरा इलाका अफरा तफरी में भर गया। गांव वालों ने बोरिंग के पानी से आग को काबू पाने की कोशिश की, लेकिन फायर ब्रिगेड की मदद से करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक समय बहुत बीत चुका था और घर का सारा सामान नष्ट हो चुका था। घटना के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं और पीड़ित परिवार गंभीर आर्थिक संकट में है, जिससे कि अब ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल ही सहायता की मांग की है। खेतों में काम कर रहे थे, लाइन ऊपर कर जा रही थी, ये लाइट की वजह से लाइट जल गई। हमारे छपरा पर सब सामान पड़ा था, लाखों का सामान था। अड़ोसी पड़ोसी हमको बताया, हम भाग के आए तब तक तो पूरा सामान जल गया था। हमारे बर्तन बांडा होली की वजह से साफ सफाई में वहीं रख रखे थे, अनाज भी था, बर्तन बांडा, पंखा वगैरह, कूलर वगैरह सब सामान वहीं, पैसे भी वहीं रखे थे, अनाज भी रखा था। कितने का नुकसान हो गया? लाखों रुपए से करीब नुकसान ज्यादा हो गया। बारां जिले के अंता थाने में होली के अवसर पर पुलिस परिसर में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें कि थाना अधिकारी भूपेश शर्मा सहित पुलिस कर्मियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। इस दौरान पुलिस वालों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी, साथ ही ढोल नगाड़ों और डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए खूब रंग लगाया। इधर महिला पुलिस कर्मियों ने भी पूरे उत्साह के साथ ये होली का त्योहार मनाया और इस दौरान अधिकारी से लेकर जवान सबके सब इस उत्सव के रंग में रंगे नजर आए और रंगारंग प्रस्तुतियों ने भी माहौल को काफी आनंदमय और जीवंत बना दिया। तो वहीं जिले भर से पुलिस की होली की धूम रही।
बूंदी जिले में शांति के साथ होली मनाने के बाद पुलिस वालों ने भी इस त्योहार को मनाया। गुरुवार को जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा और पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा की उपस्थिति में रिजर्व पुलिस लाइन बूंदी में पुलिस अधिकारी, जवान और कर्मचारी डीजे की धुन पर नाचते गाते होली खेलने के लिए पहुंचे। सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर इस त्योहार की शुभकामनाएं दी और इस त्योहार को खूब आनंद के साथ मनाया। इसी के साथ ही सभी इस त्योहार में शामिल भी हुए। अब खबर आ रही है बारां जिले से, जहां एक मामूली विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। शहर के घंटा घर स्थित सराफा बाजार में बाइक खड़ी करने को लेकर एक ही समुदाय के दो पक्ष आमने सामने आ गए। देखते ही देखते ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर चाकूबाजी हुई। इस घटना में 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जल्द ही जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनके हालात गंभीर होने पर तीनों को तुरंत कोटा रेफर कर दिया गया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद सराफा बाजार क्षेत्र में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया, लेकिन पुलिस ने स्थिति को अपने नियंत्रण में लेते हुए बात को बढ़ने से रोक लिया। बस्ती में अभी कोई पुरानी रंजिश को लेकर झगड़ा हो गया, तो मुलजिम तो बाद घटना फरार हो गए और मजलूबों को हॉस्पिटल में उपचारे तो लाए। यहाँ से डॉक्टर साहब ने तो सीरियसली हालत को देखकर रेफर कर दिया गया। कितने लोग थे घायल 3 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति घायल है और मौके पर श्रीमान डिप्टी साहब पूरा जाब्ता मौजूद है। घटना के किस स्थान। खबर बारां के हरनावदा शाहजी से है, जहां पर गुर्जर गोड ब्राह्मण समाज ने एकजुटता का संदेश देते हुए होली मिलन समारोह का आयोजन किया। 49 मील स्थित नई बस्ती में आयोजित इस कार्यक्रम में समाज के कई परिवारों के साथ विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने भी शिरकत की। समारोह में लोग डीजे की धुन पर नाच गाकर होली की खुशी मनाते हुए दिखे और समाज के उत्थान और एकजुटता पर जोर दिया। खबर कोटपुतली बहरोड से है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को मांढण तहसील के ग्राम काठूबास पहुंचे, जहां पर सीएम ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की माताजी स्वर्गीय चलती देवी के निधन पर शोक जताया। मुख्यमंत्री ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए और श्रद्धांजलि प्रदान की। साथ ही शोक संतप्त परिवार वालों को ढाढस भी बधाया। सीएम ने परिवार वालों को ये दुख सहन करने की शक्ति देने की ईश्वर से भी प्रार्थना की और इस दौरान केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह, सांसद मदन राठौड़, विधायक देवी सिंह शेखावत सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ ढानी के साथ।